आई थिंक इट्स टाइम हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम सम्यक चावला एंड मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को अपना देना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन। सो मैं एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बहुत साल से KPMG में काम कर रहा था इन द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट, बट अब मैंने अपनी फर्म स्टार्ट करी है कुछ टाइम पहले बाय द नेम ऑफ मिड माइंड्स, एंड वो मैंने सर करा है पराग सर के साथ। सो ये मेरा बैकग्राउंड था। अब हम लोग आज एक स्पेशल सेशन कवर करने वाले हैं जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पर। अब इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम लोग बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कवर करेंगे। अब उसके अंदर आप लोग की इनकम और एक्सपेंसेस आती है। अब कैसे आप अपनी इनकम को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग भी आपके डिस्कस करेंगे। हम कुछ स्पेसिफिक टूल्स डिस्कस करेंगे जो आप लोगों की टैक्स प्लानिंग में हेल्प करा सकता है। एंड लास्टली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस हो जाता है। सो मोस्टली ये 6 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कुछ भी आप लोगों के पास क्वेरी आप लोग मेरे से बीच बीच में पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को कंफ्यूज कर देते हैं कि एग्जैक्टली होता है क्या। लोग सोचते हैं हमें बहुत अमीर होना है। नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। आप बेसिकली आपका जो पैसा है, जो मनी है, आप उससे क्या करना चाहते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स हो जाते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आप लोग जो फाइनेंशियल गोल्स हैं इनमें वो ये कि बहुत ज़्यादा अमीर होना है या फिर आपने अर्ली रिटायरमेंट लेनी, नहीं। सो जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि एक फाइनेंशियल गोल आप लोग अपना सेट करेंगे विद द फाइनेंसेस दैट यू हैव। ठीक है, अब हम लोग जब भी इसकी बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आप कितना कमाते हैं महीने का, आपकी फैमिली में कौन कौन है, इसके अलावा अब आप लोग कितने एक्सपेंसेस रहते हैं, उसके अलावा अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या होंगे। सेकेंड में हम लोग ये चेक करते हैं अब आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि आपके प्रॉपर कुछ गोल्स क्या होंगे। जब भी हम लोग गोल्स की बात करते हैं ना, गोल्स को भी हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करते हैं। अगर मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर हम लोग जब भी बात करेंगे तो एक हो जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स आपके बेसिकली कैसे हो जाते हैं? जो 3 साल तक के लिए हो जाते हैं। यहाँ पे हमने बड़े सारे इसमें एग्जांपल भी डाले हैं। अगर आपको इमरजेंसी फंड, अब हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी फंड क्या है पहली बार बात कर लेते हैं। इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली क्या होता है कि कल को अगर बाई चांस कुछ भी हो गया आपकी लाइफ में, जैसे कि अब आपको स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए था, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिकली एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करवाते हैं। अब इमरजेंसी फ़ंड क्या हो जाता है कि अगर सपोज़ आप लोगों के पास आप मानिए कि आप एक एम्प्लॉई हैं। ठीक है, अब सपोज़ आप एक एम्प्लॉई हैं। अब आपको कितने टाइम का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए 6 महीने तक का आपके पास पैसा ऐसे लिक्विड फंड्स में होना चाहिए। अब लिक्विड फंड एग्जैक्टली क्या हो जाता है? लिक्विड फंड्स होते हैं जैसे कि ऐसा पैसा जो आप लोग एकदम से निकाल सके, जैसे आपकी बैंक डिपॉजिट्स हो गए, वो आपका एक लिक्विड फंड हो जाता है, या आपके लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो आपका लिक्विड फंड हो जाता है, जो आप पैसा उस टाइम पे निकाल सकते हैं ईजिली और बहुत जल्दी, ताकि आपकी वो फंड की रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। सो एग्जैक्टली ये हो जाता है हमारे इमरजेंसी फंड्स, हम लोग ऐसे क्रिएट कराते हैं। उसके आता है सपोज आपने कोई नया फ़ोन ख़रीदना है तो वो हो जाता है। आपने कोई वेकेशन पे जाना है, ठीक है, हो सकता है ना आप प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ कोई बिग वेकेशन की, अगले साल मैंने वियतनाम जाना है, या अगले साल मैंने यूरोप टूर मारना है, या जो भी आपने करना है, तो वो हम लोग आपके शॉर्ट प्लान में हो जाते हैं। फिर आते हैं मीडियम बेस्ड, जो हो जाते हैं आपके 3 to 7 ईयर्स तक के प्लान्स में। अब उसमें बड़ी सारी चीज़ होती है। सपोज अगर आप मैरिड है, आपका बच्चा है, तो बच्चे की एजुकेशन के लिए हो सकता है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि अब फैमिली बड़ी हो रही है या अगर कोई बेटर लोकेलिटी में आपको घर चाहिए, तब वो सोचे कि अब मैं वहाँ पे घर खरीद सकता हूँ, तो वो प्लानिंग हो जाती है। अगर ये सोच रहे हैं कि नई कार खरीदनी है, वो हम लोग ये सब मीडियम टर्म में हम लोग सेट कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स। एंड फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, जो भी 7 साल से भी आगे हो जाते हैं। अब इसमें बड़े सारे आ सकते हैं कि जैसे कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने रिटायर होना है, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल आ जाता है। या फिर अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसके लिए मैं भी बहुत एडवोकेट करता हूँ लाइफ में, बेसिकली कि आपके लिए जो होगा आपका पैसा काम करे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये आप लोगों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ जाती है। तो ऐसे हम लोग जो होते हैं
हम लोग हमारे क्लियर गोल्स एंड हम लोग सेट कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपके गोल्स है। अब जब हम लोग गोल्स सेट करते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाता है कि हम लोग को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से गोल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हो सकता है कि कुछ गोल्स हम लोग मीट ना कर पाए, तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करना होता है कि प्रायोरिटाइज करें। जैसे कि अब आपके बच्चे हैं तो हम लोग का गोल ये होना चाहिए कि अब कैसे आप लोग वो बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करें। उनको फ़ॉरेन जाना है, उनको इंडिया में पढ़ना है, क्या पढ़ना है उनको आगे जाए, तो ये सब हम लोग उसमें कर देते हैं। अगर सपोज आप बाई चांस स्टूडेंट हैं या आप लोग मेरी तरह अपने 20s में हैं इस टाइम पे, तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोग को तो एक नया घर खरीदना है, करेक्ट, वो हम लोग का एक गोल हो सकता है। आप लोगों को नई गाड़ी खरीदनी है, वो हमारा एक गोल हो सकता है। हो सकता है कि आप अपना एक वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सोचें कि मैं उसको थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूँ, तो वो आपका एक गोल हो सकता है। तो ये सब हमारे गोल्स में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग जिसके बाद उसके 2 जगहों पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं हम लोग का आगे। एक हो जाता है हमारा सेविंग्स, जो बेसिकली वो हो जाता है जो पैसा आपने कमाया उसमें से आपने पैसा बचा लिया, और एक हो जाता है हमारा एक्सपेंसेस, कि भाई हम लोग कितना पैसे खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अब जितनी भी हमारी इनकम आई उसमें जब एक्सपेंस हटाएंगे तो हमारा सेविंग्स ही बचता है फिर एंड में जाकर, और सेविंग्स ही आपका सबसे क्रूशियल पार्ट रहता है हमेशा, कि आप कितना अमाउंट सेव कर पा रहे हैं। इसी पे ही हमारे फाइनेंशियल गोल्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनकम की, अब इनकम को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। एक हो जाता है आप लोग का ग्रॉस इनकम, ठीक है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी जो आपका बेसिकली हो जाता है जैसे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जो भी सैलरी मिल रही है, या आप लोग अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं या उसमें से आप लोग अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो वो आ जाता है इसमें। और दूसरा रहता है हमारा पैसिव इनकम, जो हो जाता है हमारे जैसे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, आपने उस पर बेचा तो वो गेन आ गया, या आपने कोई भी डिविडेंड इनकम अर्न करी, कोई भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करी, आपके कोई घर है उसमें आपने रेंट कमाया है, तो ये सब आ जाती है हमारी पैसिव इनकम। अब इसमें टैक्सेस भी जाएगा, इसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस भी जाएगा, एंड तरह तरह के बड़े सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो हमारे इसमें से जाते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार एक्सपेंसेस क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब एक्सपेंसेस को हमेशा याद रखिए कि हम लोग ना इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जस्ट टू सी कि हम लोग इतने एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी आ जाती है वो हो जाता है हमारा मैंडेटरी एक्सपेंसेस। अब मैंडेटरी एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपने जो भी सैलरी कमाई उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपकी एक मैंडेटरी एक्सपेंस हो जाता है। आपने कोई भी लोन लिया हुआ है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपने लोन लिया है घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या किसी भी और चीज़ के लिए आपने एक लोन लिया हुआ है, अब वो लोन पे ऑफ करने के लिए आपका इंटरेस्ट भी जाएगा, आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट भी होगा, करेक्ट, तो वो हमारा मैंडेटरी जाना ही जाना है, ठीक है। एंड थर्ड आ जाता है हम लोग का पीएफ। अब आप अगर एक एम्प्लॉई हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आप लोगों को मंथली बेसिस, आपको ईयरली बेसिस पे 12% पीएफ जमा करना होता है, तो वो हमारा पीएफ के अंदर आ जाता है। अभी हमने कुछ एग्जांपल दिए, बहुत सारे और मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको एज इंडिविजुअल स्पेंड करने ही होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे एसेंशियल लिविंग। अब ये वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो हम लोगों के लिए बेसिकली रहने रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का आ जाता है खाना, आप लोग खाना खाते हैं, उसके लिए आप लोगों को ग्रॉसरी खरीदना होता है। इसके अलावा अब कहीं पे भी आप रहते हैं आपका रेंट आ जाता है, वो आ जाता है। इसके अलावा आप सपोज आप कभी भी सोचे कि अब आप लोगों को मेंटेनेंस कराना है, अपने घर का मेंटेनेंस कराना है, कार का मेंटेनेंस कराना है, ये सब हम लोगों के एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है कि हम लोग कंसिडर करें कि आपका कितना एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस पूरे साल का हो रहा है। एंड थर्ड आता है डिस्क्रिशनरी, जो जाता है मज़े के लिए, फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट, मूवीज़ देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, या जो भी आप लोगों के ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं विच आर नॉट मैंडेटरी बट हम लोग कहते हैं कि हमारे शौक होते हैं लाइफ में, तो वो सारे आ जाते हैं हमारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के गोल्स क्या है, तो हमें उस टाइम पे अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रिम करने होते हैं। बेसिकली हम लोग जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें थोड़े से कम करने पड़ते हैं। तो अब देखो मैंडेटरी एक्सपेंसेस तो हम लोग कम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग किसी भी केस में देना ही देना है। हमारे एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस हम लोग कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो बेसिकली हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के लिए होते हैं, वो तो हम लोग प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही है, वो हमारी डिज़ायर्स पे है। हम लोगों का कितना ज़्यादा हम लोगों के ये खर्चे हैं, हम ये बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल करना सबसे पहले हम लोग को शुरू करना होता है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कंट्रोल करना,
जब वो कंट्रोल है फिर हम लोग एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैंडेटरी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं सारे के सारे। तो जब भी हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं हमारे, तो आ जाता है हमारा सेविंग्स। और सेविंग्स हम लोग को स्ट्रैटेजाइज करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक सेविंग्स नहीं हम लोग की स्ट्रैटेजाइज होगी तब तक हम लोग कभी भी हमारे गोल्स मीट ही नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं अब इन्वेस्टिंग एंड रीविजिटिंग इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड इन्वेस्टमेंट्स करना इसका ये नहीं है आप अपना जितना भी पैसा है आप एफडी में डाल दीजिए या फिर बैंक डिपॉजिट्स में डाल दीजिए, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए जो आज की डेट में इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ ये देखिए, अब यहाँ पर ना मैंने छोटा सा एक चार्ट बनाया है। अब इसमें मैंने हमारा इक्विटी निफ्टी 50 डाला है, मिड कैप डाला है, स्मॉल कैप, गोल्ड, सिल्वर, सेविंग्स बैंक, पीपीएफ, एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, G6, इन्फ्लेशन, ये सब के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको एक बारी, बट मैं सिर्फ आपको भी के लिए चार्ट दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो मैंने मार्क करा एक अलग कलर में। अब आप इस में चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपको एसेट या इंस्ट्रूमेंट जो है इन्फ्लेशन बीट कर रहा है। अब हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, वो हम लोग करते हैं अपने इन्फ्लेशन को कम से कम बीट करने के लिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइन जो है ये हमारा आ जाता है इन्फ्लेशन। एंड अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो चार्ट्स मैंने बना रखे, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये भी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये भी ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन बीट कर रहा है। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ कि हम इन्फ्लेशन को बीट करें एवरी ईयर, वरना क्या पॉइंट है इसका। अब देखिए इसके बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग एक बार सेविंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये पुटिंग योर इनकम टू वर्क है, ये अलग बनाया था, पर हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपका सैलरी और बिजनेस इनकम आ गया, करेक्ट। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आई एम सॉरी। ठीक है, ये हमारा सैलरी और बिजनेस इनकम है जो हम लोग डिस्कस कर रहा था कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अदर्स आपका इंटरेस्ट आ जाता है, डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स, ये आपकी पूरी पैसिव इनकम आ जाती है, ठीक है, जो आप लोग साल बेसिस पे कमाते हैं। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर सपोज आप अपने फंड्स को आइडल छोड़ दें, या अगर बाई चांस आप लोग किसी भी वे में सोच ले कि अरे यार हमने तो यहाँ पे बैंक डिपॉजिट में रखा हुआ है, पैसा सेफ है बैंक्स के पास हमारा, बट अगर आप इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है। सबसे पहले इन्फ्लेशन इरोजन, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, इसमें कैसा होता है कि जो हर साल जब भी जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता रहता है, चीज़ें जो होती हैं वो और महंगी होती जाती है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन इरोजन मीन्स दैट द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो आपका जो चीज़ें जो आप खरीदते हैं उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बट आपके पास जो पैसा है वो ही नहीं बढ़ रहा है उस रेट पे, तो फिर आगे जाके वो चीज़ें आप कैसे खरीद पाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स करें तो प्रॉपर वे में करें। अदर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाता है कि आपने एक चीज़ का बेनिफिट जो था वो खो दिया क्योंकि आपने एक दूसरी चीज़ खरीद ली थी उसके बदले में। अब आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटी मार्केट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 साल में उसने हम लोगों को अराउंड दिया है 13.15 CAGR का, करेक्ट। अब वहीं अगर बैंक डिपॉजिट देखेंगे तो 2-3%। तो आप सोचिए अब इतना नुकसान कर रहे हैं हर साल का। बट मैं एक चीज़ बता दूं, ये 13.15% पे टैक्स भी लगता है, ठीक है। अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो इसके अंदर लग जाएगा 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो इसमें लग जाएगा 12.5% अबव 1.25 लाख के ऊपर, इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। ये टैक्स से पहले का रेट है। लेकिन अब फिर भी देखेंगे तो बैंक डिपॉजिट ज़्यादा ही कमा रहे हैं आप, ठीक है। अब तो इसीलिए हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स करें तो बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होके करें। अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के, बट मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं ना, तो अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए नहीं बने होते हैं।
सिर्फ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए बने होते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छे हों। ये अब आप कौन बताते हैं? एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर बताता है, या फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको ये बता सकता है। हर इंस्ट्रूमेंट आपके लिए नहीं होता, बड़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पर। जैसे आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप पे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है इस टाइम पे, आपकी क्या क्या खर्चे होंगे आगे जाकर, आपकी क्या एज है, ठीक है, फैमिली में कितने लोग। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर बिफोर वी सी कि आप लोगों के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट रहता है। पर मैं एक बार आपको भी बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं, निफ्टी 50, ये तो हम सब जानते ही हैं क्या होता है। बेसिकली हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है, जो इंडाइस होता है, वो हमारा निफ्टी 50 हो जाता है, स्मॉल मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब जो निफ्टी 50 होता है उसके अंदर हमारी 50 ब्लू चिप कंपनीज होती है, जो बहुत ही एक सेफर ऑप्शन होता है हम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन पैसा का कोई गारंटी नहीं होता कि अगर आप डालेंगे तो आएगा ही आएगा, बट हाँ दिस इज वेरी सेफ ऑप्शन, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कि बेसिकली स्टॉक प्राइस में कितना मूवमेंट आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, अनलेस कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो जाए, जो बहुत ही रेयरली कभी देखा गया। फिर आते हैं मिड कैप आ जाते होते हैं, जो हम लोगों के थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल और थोड़े से ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बट इट्स स्टिल लेस एज कम्पेयर टू द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बेसिकली होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखे थे और रिस्क लेवल भी बहुत हाई होता है, लेकिन रिटर्न स्मॉल कैप में आपको एक्सेप्शनली वेल मिलता है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड निफ्टी 50 हम लोगों का, ठीक है। फिर आते हैं गोल्ड और सिल्वर, ये हमारे ETFs के फॉर्म में होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि बड़े सारे लोग डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, बट सेबी ने बेसिकली बोला डिजिटल गोल्ड एक प्रॉपर वे नहीं है खरीदने का, ठीक, क्योंकि वो हमारा जो सेबी है उसको रिकग्नाइज नहीं करता है। सो ETFs हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ETFs होते हैं। अब बड़े सारे बैंक्स भी आए हैं, एंड देन देयर आर मल्टीपल अदर प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो जिन्होंने अपने ETFs लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो लोग गोल्ड और सिल्वर रखते होते हैं अपने पास, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हेजिंग पर्पस ओनली। जो अब देखिए, अगर आप कुछ टाइम पे देखेंगे, लास्ट कुछ टाइम में मेरे पास है क्या वो, आई गेस होगा, ये देखिए। अब अगर ये आप लास्ट ईयर का देखें 2025 में जो रिटर्न्स आई हैं निफ्टी 50 में, अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारे INR टर्म्स में, दिस इज नॉट इन आर USD टर्म्स जो यहाँ पे रिटर्न्स मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आप एक इंडियन इन्वेस्टर है तो आप लोगों के लिए इतना आएगा। अब इसमें ये 10% हो जाता है, निफ्टी 10%, मिड कैप 7%, बट स्मॉल कैप जैसे मैं आपको बताता रिस्की है 8%। इस साल 8% डाउन गया। बट आपको गोल्ड और सिल्वर देखेंगे ना, सो इट इज़ 65% एंड 126% ये रिटर्न दिया गोल्ड और सिल्वर ने। सो जब कई बार मार्केट अच्छी नहीं करती है ना, तो गोल्ड और सिल्वर भी अच्छा रिटर्न देते हैं। बट क्या वो हर साल अच्छा रिटर्न देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर साल तो कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो अच्छी रिटर्न नहीं देगा। कई इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कुछ साल अच्छी देंगे, कुछ साल बुरी देंगे, कुछ साल बहुत ही अच्छी देंगे, कुछ साल बहुत बुरी दे सकते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट इज डूइंग, ठीक है। अब इसके आगे सेविंग्स बैंक आई ऑलवेज से कि ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है। सी बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जब हम लोग इमरजेंसी फंड्स के बारे में बात करते हैं, उस टाइम पे आपका कुछ पैसे सेविंग बैंक में, क्योंकि विड्रॉ करना बड़ा आसान चीज़ है। फिर आता है PPF, ये हम लोग आगे भी एक बार डिस्कस करें, बट दिस इज प्रोविडेंट फंड्स जो हो जाते हैं हमारे, इसको हम आगे रिटायरमेंट प्लानिंग में एक बार अभी देखेंगे। फिर आ जाते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट आप लोग बैंक के साथ देते होते हैं, 8% के अराउंड रिटर्न होता है, विच इज़ गुड। कुछ ऐसा अमाउंट आप इसमें भी रख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ लिक्विड फंड्स अगर आपको कभी नीड पड़ गई। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हम लोग आगे बिल्कुल डिस्कस करें, एक्चुअली कर ही लेते हैं। PPF एंड NSE भी एक बार इसके साथ में डिस्कस, एंड GSEC अगर हम लोग जब ये बात करते हैं तो GSEC बेसिकली हो जाते हैं जो भी गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज़ होती है, एक्सट्रीमली सेफ, लेकिन रिटर्न फिर अल्टीमेटली कम है। बट ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप लोग तब ले सकते हैं जब आपको लगता है कि इक्विटी आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस टाइम रहता है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स्ड इनकम आती रहती है, विच इज़ रियली गुड, ठीक है। हम लोग एक बार PPF भी देख लेते हैं, ये रहा पेंशन प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी होती है, ठीक है। डिडक्शन भी इसमें हम लोगों को मिल जाता है, रिस्क भी हम लोगों का लो ही होता है, रिटर्न मॉडरेट ही हमारा रहता है, कम ही होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी इज द मोस्ट सुपीरियर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम लोग बात करते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, और कुछ बचा तो नहीं था इसमें। लेट्स सी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं एक बारी। अच्छा, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा एक बारी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSE कुछ नहीं होता, हम लोगों ने इस पर वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं वो भी।
अब इसके बाद ये हमने बात करी हमारे इन्वेस्टमेंट्स की। सो वाई इन्वेस्टमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हम लोग को इन्फ्लेशन बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द अदर थिंग इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सपोज कोई एक इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है बट हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट में बैठे हुए हैं तो व्हाट इज़ द पॉइंट, क्योंकि हम लोग वो रिटर्न कमा ही नहीं पा रहे हैं। द थिंग इज जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी ये आप लोगों के गोल्स को जल्दी अचीव करने में भी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता है आपने 3 साल बाद प्लान करा था कि 3 साल बाद मैं वेकेशन लूँगा, लेकिन अगर आप लोग की इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रही, आप लोग कैपिटल गेन अच्छा मिल गया, जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगले 5 साल में वो आपको 3 साल में मिल गया या आपको 2 साल में ही मिल गया, तो आप लोग वही पैसा यूज़ कर सकते हैं अपने गोल अचीव करने के लिए भी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। रिविजिटिंग इन्वेस्टमेंट्स वो अब इसमें क्या होता है कि आपने सपोज आपने सोचा कि भाई अगले 1 साल में तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये 10% 12% रिटर्न दे देगा हम लोगों को, बट कई बार ऐसे मार्केट सर्कमस्टांसेस भी आ जाते हैं कि भाई वो नहीं दे पा रहा है, या अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए, सरकार बदल गई, या अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था वो कंपनी में नॉट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गए हैं, तो हम लोगों को जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो हमेशा रिविजिट करते रहना पड़ता है जस्ट टू सी कि वो हमारे प्लान के हिसाब से जा रही है या नहीं जा रही है। फिर आ जाता है स्पेंडिंग द रिमेनिंग। ये सबसे बढ़िया पार्ट है कि जितना भी इसका पैसा बचता है आपके इन्वेस्ट वो स्पेंड कर सकते हैं। वो हम लोग देखेंगे हमारे एक्सपेंसेस के अंदर जब हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। अब जब भी हम लोग एक्सपेंसेस की हम लोग ऊपर चले गया, जब भी हम लोग एक्सपेंसेस की हम लोग बात करेंगे तो अभी हम स्पेंड करें, देखो मैंडेटरी एक्सपेंसेस तो हमारे जाने ही जाने हैं, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एसेंशियल एक्सपेंसेस भी हम लोग कहीं हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हम लोग को उस हिसाब से हमारे कंट्रोल करने पड़ते हैं, जितना भी हम लोगों के पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद बचा हुआ है पैसा, ठीक है। एंड फिर आ जाता है प्रोटेक्टिंग वेल्थ बाय मॉनिटरिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। अब हर ईयरली बेसिस पे हम लोगों को हमेशा हमारे जितने भी सेविंग्स हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस। क्यों ये ज़रूरी होता है? अब देखिए ईयर, अगर आप सपोज एक एम्प्लॉई हैं, एवरी ईयर बेसिस पे आप लोग को एक बोनस भी मिलता होगा, मतलब मेजॉरिटी कंपनी में तो मिलता है, अब कितना पैसा मिलता है वो तो वेरी करता है, बट आप लोगों को बोनस मिलता होगा, इसलिए आप लोगों को डिविडेंड इनकम मिलती होगी। कई बार हो सकता है कंपनी ज़्यादा डिविडेंड भी पे कर दे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, या हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हमने 3 साल के लिए सोची थी वो 1 साल में ही मैच्योर हो गए। मैच्योर इन द सेंस कि बेसिकली हमने एक्सपेक्ट करता है कि वो 20% रिटर्न देगी, उसकी वैल्यू थी कि वो अंडर वैल्यू था, 20% रिटर्न उसने देना था अगले 2 साल के अंदर, बट वो उसने 1 साल में दे दिया। तो ऑब्वियसली फिर हम लोग उस टाइम में एक स्टेप लेंगे एंड वील सेल इट, क्योंकि वो अपनी वैल्यू पे पहुंच चुका है। तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस टाइम पे वो इंस्ट्रूमेंट से एग्जिट भी ले लें, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए हमारी वेल्थ, क्योंकि वेल्थ डाउन ना जाए। ऑब्वियसली अगर सपोज हम लोगों ने किसी इंस्ट्रूमेंट में डाला जो डाउन जा रहा है, या अगर वो प्रॉपर रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो हम लोगों को उसमें भी हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप आ जाता है। अब लोग यहाँ पे बस एक लाइन लिखी, फाइनेंशियल प्लान इज नॉट अबाउट बीइंग रिच, इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग अभी भी इसकी बात करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब कल को अगर जैसे मैं आपकी एक छोटी सी बात करूँ, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करती है इमरजेंसी फंड्स की बात करी थी हम लोगों ने। इमरजेंसी फंड्स इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्योंकि कोई भी एक्सपेंस कभी भी ऐसा निकल सकता है विच इज़ द अनफोर्सीन एक्सपेंस, जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये एक्सपेंस है, ये हम लोगों को इस टाइम पे ये पैसा अब चाहिए होगा। करेक्ट, हम लोग कभी सोचा नहीं था हम लोग को पैसा चाहिए होगा ये वाला, इट्स एन अनफोर्सीन एक्सपेंस। तो अब उसको मीट करने के लिए हम लोगों को पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस हम लोगों का आगे जाकर निकल सकता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को चाहिए होता है। जैसे मैं एक अपने ही नोन एक आदमी के बारे में आपको बताता हूँ। हम उनके घर पे थे एंड गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ ना हो, बट उनके घर पे उनका जो एसी था वो बर्न हो गया, पूरा घर उनका जल गया था इस चक्कर में। दैट्स एन अनफोर्सीन इवेंट। हम लोग क्या बताओ, उनका इसलिए इतना खर्चा निकल गया उस चक्कर में, अब वो घर को पूरा दोबारा बनाने में। गॉड फॉरबिड ऐसे किसी के साथ ना हो, बट ऐसे केसेस देखे गए कि हो सकता है। तो इमरजेंसी फंड इसलिए इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेनेवर वी टॉक ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज फ्यूचर इवेंट्स दैट वी डोंट नो कैन अकर। इसके बाद आ जाते हैं अब कोर पिलर्स पे आया था हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के। इनकम हम लोगों ने एक बार देख लिया क्या हो जाता है, एक बार और देख लेते हैं। ग्रॉस सैलरी, आपकी एक्टिव इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, आपकी पैसिव इनकम, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
ग्रॉस सैलरी आपके ईयरली बेसिस पे अप्रिशिएट तो होती है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में होती है, इसके अंदर बोनस भी आ जाता है, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपकी पैसिव इनकम जो भी डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स वगैरह आपका आता है। एक्सपेंसेस 3 तरीके के हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें तो हम लोग ये तीनों के अंदर ही इसको स्प्लिट करें। अब आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जब भी हम लोग बात करते हैं तो सी मैंने अभी बड़े सारे लोगों को देखे, दे कंफ्यूज इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट्स। आई एम नॉट वेरी सर्टन वाई, बिकॉज अगर आप इंश्योरेंस कभी भी देखेंगे तो इंश्योरेंस इज जस्ट फॉर योर प्रोटेक्शन, इट्स नॉट फॉर रिटर्न्स। मैंने यहाँ पे आगे इंश्योरेंस पे एक स्लाइड बनाई हुई है, ये बात देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, नेवर मिक्स इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। वाई एम आई सेइंग दैट? सी अभी इंश्योरेंसेस जो होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ जो इंश्योरेंसेस प्रोडक्ट होते हैं वो आपको 5 से 8% तक का रिटर्न देते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देते अनलेस आप यूलिप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यूलिप्स जो होते हैं, यहाँ पर होंगे यूलिप्स, हाँ, यूलिप्स जो हो जाते हैं हमारे, ये इंश्योरेंस होते हैं एंड दे आर मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये आपका पैसा जो होता है वो इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि हम लोग कभी भी इंश्योरेंसेस को इन्वेस्टमेंट्स नहीं मानते हैं अनलेस वी आर इन्वेस्टिंग इन यूलिप्स, वरना वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता है। नाउ इंश्योरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग टर्म लाइफ की बात करते हैं, अब आप दिस इज जस्ट लाइक प्रोटेक्शन की, कल को गॉड फॉरबिड लेकिन आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो भी नॉमिनी होगा उसको आपका पैसा मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप वेन एवर वी थिंक कि हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आफ्टर इमरजेंसी फंड्स, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट से ये हमेशा पहले ही आएगा, चाहे कुछ भी आप बोल लीजिए, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है। इमरजेंसी फंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ओनली। तो हम लोग बात करें इंश्योरेंस, पहले हम लोग डिसाइड करें कितना आपको इंश्योरेंस की नीड है इस टाइम पे, एंड फिर जितना हम लोग उसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इनटू आवर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटी, डेट या म्यूचुअल फंड्स या फिर alternatives like gold और ETFs, real estate, whatever we are thinking of, ठीक है। बट हम लोग कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स नहीं करेंगे। बट येस, इंश्योरेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इंश्योरेंस में मैंने यहाँ पर कुछ टाइप के इंश्योरेंस लिखे, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा, तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ प्रोटेक्शन, डेथ के केस में सम एश्योर्ड टू नॉमिनी, जो भी मैं बताता, जो भी आपका वो नॉमिनी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 3 टाइप के लिखे हुए, टर्म इंश्योरेंस, प्योर प्रोटेक्शन, लो प्रीमियम होता है, हाई कवर। अगर सपोज आपको गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। एंडोमेंट, मनी बैक, ये थोड़ा सा बेटर वर्जन होता है टर्म इंश्योरेंस का, क्योंकि ये आपको जैसे ही आपका टर्म खत्म हुआ तो ये आपको पैसा दे देता है, चाहे उसकी जो कंडीशन थी कि आपकी डेथ के बाद होगा वो नहीं भी फुलफिल होता तो आप लोगों को पैसा दे देता है। एंड द थर्ड वन इज़ हम लोग का यूलिप्स, जो बेसिकली आपका इंश्योरेंस होता है और ये आपका पैसा जो होता है ये मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपको किसी भी तरीके मेडिकल एक्सपेंस लग सकता होता है तो उस केस के लिए ये वाला इंश्योरेंस हो जाता है। एंड द थर्ड इज़ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कल को गॉड फॉरबिड लेकिन आपको किसी तरह कुछ भी हो गया, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आप लोग उस टाइम में कवर चाहिए, तो उस केस में हम लोग, अब ऐसे इंश्योरेंसेस बहुत सारे इंश्योरेंसेस जो होते हैं वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर इंश्योरेंस हर बंदे के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो आपकी नीड देख के ही फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट ये बता सकता है कि वेदर आपके लिए वो इंश्योरेंस नेसेसरी है या नहीं है, या कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाता है हमारा इंश्योरेंस। दोबारा आ जा, हाँ, ये हो गया। अब इसके आते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बेसिक बात कर रखी है। अब इन्वेस्टमेंट को जब हम लोग बात करते हैं हम उसको 2 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक हो जाता है आपके टर्म पे और एक हो जाता है आपके रिस्क पे। अब देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो टर्म की हो जाती है कि वेदर शॉर्ट टर्म के लिए है
या लॉन्ग टर्म के लिए है या मीडियम टर्म के लिए, अब वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर। ठीक है, अगर तो आप लोगों को पैसा चाहिए कि आपको अगले 1-2 साल में चाहिए, तो दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म आई फील। तो उस केस में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी दैट विल बी ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस ओनली, कि अगले इतने टाइम के अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप लोगों की जो नीड है वो रिटायरमेंट प्लानिंग है या फिर चाइल्ड एजुकेशन है या उसकी हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया आप लोगों का। तो वो हम लोग जो होता है उसकी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग एक अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट में, तो जो बेसिकली लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। देन अगेन आई ऑलवेज सेड कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड अ डिसिप्लिन गेम ओनली। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगी, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होंगी एंड आपको सबसे अच्छा रिटर्न जो होंगी वो लॉन्ग टर्म ही देंगी। चाहे लोग आज की डेट में आपको कुछ भी बोल दे कि यार हम लोगों ने तो ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करा, ये फटाफट बढ़ रहा था, हमने इसमें पैसे डाल दिया, हमने निकाल दिया, ये कुछ टाइम में ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आपको हमेशा एक बेटर रिटर्न देंगी एज कम्पेयर टू योर शॉर्ट टर्म रिटर्न। देन अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सारी ही ऐसी होंगी, देयर आर एक्सेप्शन केस जहाँ शॉर्ट टर्म रिटर्न भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं, पर ठीक है, अब वो हम सबकी नीड पे डिपेंड करता है एंड ये डिपेंड करता है कि हम लोगों को कितना पैसा किस टाइम पे चाहिए होगा। द अदर थिंग इज़ रिस्क। अब जब हम रिस्क की बात करते हैं ना, तो देखिए अब इन्वेस्टर्स भी जो होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो रिस्क न्यूट्रल होता है, एक रिस्क एवर्स होता है और एक रिस्क टेकिंग होता है। अब आप कैसे इन्वेस्टर हैं वो तो पता चलता है एज पर आपकी किस स्टेज पे हैं आप लाइफ के, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पे इस टाइम पे। जैसे मेरा सा बंदा है हु इज़ इन 20, सो आई कैन कम अंडर द रिस्क टेकिंग वन ना, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, शादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आई कैन टेक रिस्क प्रॉपरली। तो जब भी मैं इन्वेस्टमेंट्स करूँगा ना, आई वुड लाइक टू डू इट इन द रिस्कियर एसेट्स, बट ये नहीं बोलता कि सारा जो इन्वेस्टमेंट करूँगा वो रिस्की एसेट्स में करूँगा। अब कितना % तक जो पैसा है वो मैं रिस्की एसेट्स में डाल सकता, दैट आई विल थिंक एज पर माई नीड्स कि मेरे को कितना चाहिए। बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर आई नो कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है इस टाइम पे और कितना मैं आगे रिस्क ले सकता हूँ, और जितना भी बाकी बचा होगा वो थोड़ा मीडियम रिस्क या लो रिस्क के अंदर मैं अपना डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे होते हैं रिस्की वे में। अब हम लोग सपोज अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की हम लोगों ने बात करी थी, अब जो भी हम लोगों का जो इक्विटी मार्केट हो जाता है, स्मॉल कैप आप लोगों का रिस्की में आ जाता है, मिड कैप आपका फिर भी थोड़ा कम रिस्क, क्या निफ्टी 50 भी आपका एक रिस्की में ही आता है। ये याद रखना कि हम लोग जब भी इक्विटी की बात करते हैं ये आपका रिस्की में ही आ जाता है, बट रिस्क लेवल जो होता है वो हर इन्वेस्टर का या हर पर्सन का डिफरेंट होता है, तो उसकी बेसिस पे होता है। गोल्ड और सिल्वर आपका एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब सेविंग्स बैंक आपका लो रिस्क हो जाता है, पीपीएफ आपका लो रिस्क हो जाता है, गवर्नमेंट बैक्ड है, इसमें रिस्क इतना नहीं होता है। एफडी आपका लो रिस्क होता है, बैंक के पास होता है। बैंक जैसी चीज़ को फेल होना तो इज़ अ वेरी बिग क्राइसिस, जो अब ठीक है 2008 में देखा था हम वो यूएस के अंदर, बट हम लोग की खैर गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, सेबी रेगुलेशंस आर गुड, आरबीआई रेगुलेशंस आर रियली गुड, सो आई विल कंसिडर एज सेफ ओनली। एनएससी इज़ वेरी सेफ, जीसेक्स गवर्नमेंट बैक्ड है, इट्स एक्सट्रीमली सेफ। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी जो हो जाती है वो हम लोग इसकी बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन सा आप लोगों का कितना रिस्क प्रोफाइल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी बेसिस पे जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानर आपका देखिएगा, सो यू विल डिटरमाइन कि किस टर्म के लिए चाहिए और कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पिलर आ जाता है टैक्सेस। गवर्नमेंट जो पैसा लेती है, अब ये एक्सपेंस आपका मैंडेटरी एक्सपेंस हो जाता है, आपका जाना ही जाना है अगर आप पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। इसमें डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स आपका सारा सैलरी वैलरी ये सब तो चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी आ जाता है आज की डेट में। ठीक है, अब ये दोनों ही एक्सपेंस आपके जाने ही हैं। जब भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, कोई सैलरी में से जाना है, इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपेंस बात करेंगे, तो जब भी आप लोग कोई भी खर्चा करेंगे, वेदर इट इज एसेंशियल लिविंग, डिस्क्रिशनरी लिविंग, तो उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स जाना ही जाना है, कुछ नहीं कर सकते, वो टैक्सेस तो आपको देना ही पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, ये अगर आप डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस या एसेंशियल लिविंग एक्सपेंस कम करते हैं तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा, बट कितना ही कम हो जाएगा, मोटा पोर्शन आपको डायरेक्ट टैक्स का तो जाता ही है हर साल।
फिर इसके आता है रिटायरमेंट, जो मेरे को लगता है कि इट इज़ वेरी एसेंशियल कि सबकी एक रिटायरमेंट प्लानिंग होनी ही चाहिए। ये हम लोग एक बार आराम से डिस्कस कर लेते हैं। इंश्योरेंस हो गया। अब देखिए रिटायरमेंट जब भी होता है, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप लोगों के पास कुछ इनकम नहीं रहेगा वंस यू विल रिटायर, करेक्ट, अनलेस आप लोगों ने अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर रखी है, करेक्ट। सो आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि रिटायरमेंट में आपकी कोई सैलरी तो रहेगी नहीं, तब कैसे सर्वाइव करें। यू विल नीड पैसिव इनकम एट दैट टाइम, या आपने कोई सी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हो जो उस टाइम पे आपको बेनिफिट देंगी। अब हाउ मच इज़ इनफ, एटलीस्ट वी शुड नो कि कितना इन्फ्लेशन हो रहा है ऑन एवरी ईयरली बेसिस, सो दैट हम लोग को कहीं ना कहीं एक एस्टिमेशन लगाते हैं कितनी चीज़ें महंगी होंगी। क्योंकि आप लोगों को उस टाइम पे भी, अब देखिए आप जब रिटायर होंगे थोड़ी होगा कि आप चाहेंगे कि आप अपने डिज़ायर्स कम कर दें या अपनी जो चीज़ें आप आज तक एंजॉय करते आते हैं वो आप ना कर पाए, करेक्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उस टाइम पे वो डिटरमाइन हो, ठीक है, कि कितना आप लोग कैसी अपनी लाइफ जीना चाहेंगे रिटायरमेंट के बाद। आप लोगों का आज के टाइम पे खर्चा कितना है उसके बेस पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि रिटायरमेंट पे आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो सेकंड स्टेप ये हो जाता है। अब जब हम लोग ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं कितना खर्चा हो सकता है एंड कितनी आप लोग अभी अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन कि आप कितना आगे पैसा खर्चेंगे, एंड उसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन से रिटायरमेंट टूल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बड़े सारे हैं, EPF, PPF, अब इसके अंदर मैं अभी पूरा सारा आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स हो गए, SIPs, NPS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। यहाँ पे एक बार हम देखते हैं जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग है। EPF की जब भी हम लोग बात करते हैं, जितने भी आप लोग यहाँ पे जॉब करते होंगे या अगर आप के फादर जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा कि ईयरली बेसिस पे 12% का जो होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है आपकी सैलरी में से, ठीक है, 12% होता है, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। इसके अलावा आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर 80C, जिसमें इंटरेस्ट होता है वो हमारा टैक्स फ्री हो जाता है, विच आई थिंक सो इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिस्क आपका लो ही रहता है, गवर्नमेंट बैक्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न आपका बहुत बढ़िया है, 12% का, इंटरेस्ट अलग उसके ऊपर, ठीक है। अब सेकंड आता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अब वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली होता है जब बंदे को लगे कि वाह यार PPF, वो अपना जो EPF है वो तो बहुत ही कमाल का है, तो हम लोग थोड़ा सा और इसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसके अंदर एम्प्लॉय जो होता है वो ज़्यादा कर सकता है अपने EPF से टूवर्ड्स रिटायरमेंट। एम्प्लॉय के लिए नेसेसरी नहीं होता, एम्प्लॉय चाहे अपना 12% ही करता रहे। अगेन इसके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है एंड सेम रिस्क इसका लो ही होता है, रिटर्न इसका हाई रहता है। थर्ड हम लोग बात कर देते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट, अच्छा ये मैं बता दूँ ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड ये सारे के सारे, तो इसमें जो रिस्क रहता है ना वो मेजॉरिटी के अंदर लो ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब आपको पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। बट NPS में क्या होता है कि आपका मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देता है जो बिल्डर रिटायरमेंट कॉर्पस, समझे। जब वो मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में आ गया तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसकी रिटर्न थोड़ा सा बढ़ता है, पैसा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब अभी कोई भी कर सकता है, अगर आप 18 साल के, आप 70 साल के हैं, आप ये ईजीली कर सकते हैं और इट्स अ वेरी गुड एक्सपेंस ऑनेस्टली। इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है, ये रहा आपको एक वो 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता है, फिर 50,000 का और डिडक्शन आप लोगों को मिल जाता है, विच इज़ रियली ग्रेट। रिटर्न आपका हाई रहता है, मार्केट लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप EPF एंड BPF से भी ज़्यादा कमा लो इसके अंदर। जैसे मैं आपको बताया 13.15% निफ्टी का रेट था, हो सकता है आप ज़्यादा भी कमा लो। फिर आता है PPF, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी गवर्नमेंट बैक्ड है, अगेन रिस्क इज़ वेरी लो, टैक्स सेविंग डिस्करेज, सेविंग टैक्स फिर टैक्स बेनिफिट, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिटर्न थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, 8-9% आई गेस, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा है फॉर वो। एंड ये सारे आपके रिटायरमेंट टूल्स हैं, ठीक है। ये एज ए एम्प्लॉय आप लोग कर सकते ताकि आप लोग रिटायरमेंट भी अपनी इंजॉय कर पाए बढ़िया तरीके, जैसे आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं तो, बट ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ठीक है। अब ये भी गवर्नमेंट बैक्ड है, अगेन रिस्क इज़ वेरी लो, रिटर्न इसके अंदर जो होता है वो फिक्स्ड ही होता है,
और ये कोई भी करता है, अगर आप एज 60 एंड अबव आप कर सकते हैं, 50 to 60 एज के तो आप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रखा है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का, 30 लाख का, और इसमें इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है बाय ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। बट इसमें इंटरेस्ट जो हो जाता है वो टैक्सेबल हो जाता है, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी। सो ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने लिखा है आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, करेक्ट, आप SIPs कर सकते हैं। अब जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, वो अगेन आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। म्यूचुअल फंड मल्टीपल तरीके के होते हैं। देयर आर इक्विटी म्यूचुअल फंड, देयर आर डेट म्यूचुअल फंड, देयर आर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स जो बेसिक गोल्ड सिल्वर ETFs हो जाता है। रीट्स भी आ गए हैं अब तो, एंड इनफैक्ट रीट्स की भी बहुत डिमांड चल रही है आजकल, तो रीट्स भी हो जाते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। अब हम लोग डिपेंड, अब वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से वाले म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी हम यहाँ पे SIPs की बात करते हैं, करेक्ट, तो SIPs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहे कितने भी साल के हैं, अगर आप 18 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, 500 रुपये तो आप महीने का इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना इक्विटी में। और आप सोचिए आपका तो रिस्क एपेटाइट कितना हाई है इस टाइम पे, कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो स्मॉल कैप के अंदर इस टाइम पे SIP कर सकते हैं। एंड आपका SIP जो हो जाता है, अब जैसे आपने पहले महीने के अंदर आपने 500 रुपये डाले, दूसरे महीने में आपने दोबारा 500 डाले, और मानिए कि इसमें 1% रिटर्न आ गया था, करेक्ट, तो ये बन जाता है अगले महीने 505, अगले महीने आपने 500 और डाले, इट बिकम्स 1005। अब इसके ऊपर इसके ऊपर 1% अब आपको मिलेगा सेकेंड महीने के अंदर। तो ऐसा आपका कंपाउंड तो चला जाएगा टिल द टाइम यू रिटायर, और मे बी यू नीड मनी फॉर वेकेशन। आपको पता भी नहीं ये 500 रुपये आपका क्या बन चुका होगा उस टाइम पे। इट विल बी ह्यूज, एंड आप लोग एक्चुअली उस टाइम पे थैंकफुल होगे कि आपने उस टाइम पे थोड़ी सी सेविंग्स करके अपने SIP स्टार्ट कर देते। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि SIP इज़ फॉर एवरीबडी, आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग ही नहीं, आपके वेकेशन प्लानिंग के लिए, आप गाड़ी खरीदना है, घर के अंदर, हर चीज़ के लिए SIP बहुत कमाल का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाती है। बट मैं एक चीज़ और बता दूँ रिटायरमेंट प्लानिंग में, अब जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे ना, तो वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, ओके। ये तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई। हाँ, अब याद है गोल बेस्ड प्लानिंग हम लोग देखी थी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अपने जितने भी गोल्स हैं वो सारे डिटरमाइन करें, कितने कितने हमारे गोल्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि हम लोग को ये गोल्स तो मीट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी के गोल्स फिर आगे देखते हैं। पुटिंग योर इनकम टू वर्क, बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पुटिंग योर इनकम टू वर्क का। अगर आप कल को काम नहीं भी करना चाहते, बट एटलीस्ट आपकी इनकम आपके लिए काम करे, आपके पास पैसा आता जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुटिंग योर इनकम टू वर्क, बेस्ट इज़ दिस, आपकी इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, ऐसे अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स देखो जिसमें आपको डिविडेंड बढ़िया मिले। क्या ज़रूरत है फिर काम करने की, आपको भी डिविडेंड आता रहेगा, टैक्स उस पर ज़रूर लगता है, पैसा है, बढ़िया है, आराम करो। इश्यूज़ वेल कीपिंग फंड्स आइडल, ये हम लोग डिस्कस कर लिए कौन कौन से 2 मेन इश्यूज़ हैं। देयर आर मल्टीपल अदर इश्यूज़, बट यहाँ पे 2 हमने कवर कर रखे हैं। पुटिंग योर इनकम टू वर्क में ये 3 आ गए, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एंड ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे मेरे साथ में इसका रिटर्न दिखा हुआ है, एक बार बताता हूँ। इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में हमारे हो जाते हैं। डेट के अंदर फिक्स्ड इनकम के अंदर FDs, PPF, डेट फंड्स, तीनों बहुत ज़रूरी है। गोल्ड एंड ऑल्टरनेटिव, इसके अलावा भी मल्टीपल है, देयर आर रीट्स हो जाते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ये इस पिछले साल के हैं सारे के सारे, हर स्कीम के हैं। निफ्टी 10% रहा है, मिड कैप 7%, स्मॉल कैप -8, गोल्ड 65%। गोल्ड हैज़ डन सो वेल। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। अब RBI भी अगर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर कितना गोल्ड खरीदा उन्होंने भी। सिल्वर 126%। अब सिल्वर के बढ़ने के बड़े सारे रीजन है, आपको पता होगा। सिल्वर जो है वो बेसिकली आप लोगों के EV के बड़े सारे ऐसे मशीन्स हैं, ये सब के अंदर भी यूज़ होता है, तो सिल्वर की रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई। अलॉन्ग विद दैट इट्स ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। FDs आप देखिए 3% से 7.5%, हर बैंक अपना अलग ऑफर करता है।
आप अगर एक ओल्ड पर्सन है तो आपका रेट भी अलग होगा, अगर आप यंग है तो आपका रेट अलग होगा। पीपीएफ 7.1% जो लेटेस्ट रेट है, एनएससी 7.7%, ये अभी तक लेटेस्ट रेट है, दीज रेट्स कीप ऑन चेंजिंग। सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, 8%, बहुत अच्छी स्कीम है वैसे ये, अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, सुपर रिटर्न एज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4% आपका आ जाता है। अब ये जो है ना, ये आप लोगों के आ जाता है रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो पिछले 10 साल में है। सबसे हाईएस्ट फंड जो है, सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया कॉन्ट्रा इक्विटी फंड ने, जो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब कॉन्ट्रा फंड्स क्या हो जाता है, मैं एक सेकंड में बता देता हूँ आपको फटाफट। कॉन्ट्रा फंड बेसिकली होता है जिस पे ये ऐसे स्टॉक्स को लेना जिसकी अगेंस्ट मार्केट बेट करे, जैसे आईटी फर्म्स, अब आईटी फर्म्स कुछ टाइम पे अच्छा नहीं करी है, सो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रा बेट। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा कर सकती है तो आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू, दैट्स अ कॉन्ट्रा फंड। हाईली रिस्की, सब लोग बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। एंड सबसे जो कम अच्छा करा है वो करा है ओवरनाइट डेट फंड। डेट फंड में आपको बताया उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए वो सेफर ऑप्शन रहता है और अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें ये मल्टीपल अगर देखेंगे, ये तो 25% से भी ऊपर करा है। सब समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न इसने दिया है पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये 15 साल की है, ये 10 साल की है, दैट्स ओके, बढ़िया है। सॉरी 5 साल की है और ये 10 साल की है, इट्स वेरी गुड। पुटिंग योर इनकम टू वर्क, ये हम लोगों ने देख लिया। इंश्योरेंसेज हम लोगों ने पूरा देख लिया। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, ओके दिस इज़ ऑल डन। अब एक बार मैं आपको फाइनेंशियल गोल और बता देता हूँ ये। तो हमेशा याद रखना, जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी करंट कंडीशन देखना कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, मैरिड हैं कि नहीं है, फैमिली कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड बाकी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वी कंसिडर। फिर आता है आपके गोल्स सेट करना। गोल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें प्रायोरिटाइज करना कि कौन से गोल्स हैं आपके जो अभी इस टाइम पे आपको नीड है, जो हम लोग प्रायोरिटी में रख सकते हैं, और कौन से गोल्स जो कहीं ना कहीं अगर गॉड फॉरबिड लेकिन मीट नहीं भी हुए देन ऑल्सो वी आर ओके। फिर आ जाता है हम लोग को देखना होगा कि अभी कितने खर्चे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आप लोग खर्चे हम लोग बताते हैं मैंडेटरी, एसेंशियल, डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी एक्सपेंस आपके जाने ही जाने हैं, हमें पता है। एसेंशियल एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं आप लोगों के, वो फिर भी थोड़ा कंट्रोल हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं वो आपके बेसिकली एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल के हो जाते हैं, तो वो हम लोग जाने भी दे सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब आपके मेन जो मोटे मोटे खर्चे तो निकल गए, बाकी आपको इन्वेस्ट तो करना ही है ना अच्छा खासा अपना अमाउंट। अब इन्वेस्टमेंट्स आप लोग के लिए डिपेंड करेगा कितनी रिस्क एपेटाइट है आप लोगों की, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कितना पैसा आपको किस टाइम पे चाहिए होगा। वही सेम चीज़ की आपके टर्म पे डिपेंड करेगा, आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा। ये दो चीज़ों पे आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अब उसके बाद हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन्वेस्टमेंट्स अपने रिविजिट करते चले जाएँ विद टाइम, जस्ट टू सी कि कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, वेदर अभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट टारगेट्स मीट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने गोल्स तो मीट करने ही है ना। तो होता है कई बार कि इन्वेस्टमेंट्स जो हो जाती है वो थोड़ी थोड़ी चेंज भी हम लोगों को करनी पड़े ताकि आपके गोल्स जो है वो मीट हो जाए। मेन आपका पर्पस ये है कि आपके गोल्स मीट होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी स्पेंड करो मस्त। फिर उसके बाद बाकी आता है फिर प्रोटेक्टिंग वेल्थ, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं कर रही है तो हम लोग कितना ज़रूरी है कि हम लोग उसको बेटर जगहों पे पैसा लगाएं। सो आई थिंक ये हमारा एक मेजरली कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल लिटरेसी का, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एवरी पर्सन, वेदर यू आर 18 और वेदर यू आर 60। सो आई थिंक दैट्स इट। एंड मैं एंड में एक बार ही हम लोगों का डिटेल्स लिख देता हूँ। आप लोग कुछ भी क्वेरी होगी आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेम लिख दिया है, थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब है। ठीक है, ये आ गया, ये मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है मिनमाइंड्स प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। आप यहाँ पे भी, सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैं अलग से भेज दूँगा। एंड आप हम लोग को इंस्टाग्राम में, ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।